इन्फ्लेशन। ओके, हम लोग डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं। सो टुडे वी आर डूइंग द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट, दैट इज एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा कि दिस इज योर एडी at 45 degree angle, this is your AS, this is equilibrium, this is level of income and employment, and this is ADC, इन्वेस्टमेंट, सेविंग, सब आ जाता है। ठीक है, अब अगर इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल की हम बात करते हैं, ठीक है, जिनमें तुम्हें थोड़ी सी हो सकता है दिक्कत आए, लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड, अदरवाइज मैं तुम्हें अलग से बता दूंगी। फिर सेम ट्राई करना। तुम लोगों को ये तो पता है कि एग्रीगेट डिमांड का वैसा क्यों होता है, ये वाली क्लास तो अटेंड की थी। एग्रीगेट सप्लाई का वैसा क्यों होता है ये भी पता है। ये भी पता है कि एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई जहाँ मीट करेंगे, द इंटरसेक्शन पॉइंट इज इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब बात आती है, अगर तो फुल एम्प्लॉयमेंट, ये हमारा Y1 है, अगर तो फुल एम्प्लॉयमेंट, इफ फुल एम्प्लॉयमेंट इज एट OY2, तो OY2 पर होने से ये हो गया, तो ये A और ये B। यहाँ पे क्या हो रहा है, एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, एट दिस पॉइंट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई। So this is called deficient demand. This is called deficient demand. Okay, got it? उस point पे this is deficient demand because full employment OY2 पे है। अगर हमारा full employment यहाँ हो, if full employment at OY3, तो OY3 से now at this point we call it F or G. This is a case when aggregate demand is more than aggregate supply. तो यहाँ पर deficient demand is AB और यहाँ पर excess demand कितनी हो गई, FG। क्यों? क्योंकि OY2 पे हमारी एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का क्या रिलेशन चल रहा है। सो उससे फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से वी डिटरमिन दैट वेदर दिस इज एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड। अगर हमारी डेफिशिएंट डिमांड है तो दिस इज कॉल्ड डिफ्लेशनरी प्रेशर। अगर हमारी एक्सेस डिमांड है इट इज कॉल्ड इन्फ्लेशनरी प्रेशर। ठीक है, क्लियर हुआ ये पॉइंट, यहाँ से क्लियर हुआ। अब इसको हम एक और तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये नोट डाउन करो फिर हम करते हैं। यही, अगर एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है इट इज इन्फ्लेशनरी प्रेशर। हाँ, आगे बढ़ने से पहले ये बताओ कि जो फुल एम्प्लॉयमेंट की बात मैं कर रही हूँ, मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि कोई तो मेरे से पूछेगा कि मैम ये फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। तुम लोग इतने सवाल पूछते हो। हाँ, पूरा पॉपुलेशन इज एम्प्लॉयड, जो वर्कफोर्स है,
लेबर फोर्स है वो पूरी एम्प्लॉयड होगी ना सेंट्रल गवर्नमेंट। बाकी सबको क्या पता है फुल एम्प्लॉयमेंट के बारे में? सो लिख लो एक डेफिनेशन। फुल एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू अ सिचुएशन, full employment refers to a situation where those who are able and willing to work at the prevailing wage rate are employed willing to work at the prevailing wage rate are employed। ठीक है, सेकेंड पॉइंट एक और लिख लो। इट इज़ अ सिचुएशन वेयर, क्योंकि ये सब तुम्हारे MCQs एंड उसमें आते हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में। इट इज़ अ सिचुएशन वेयर देयर इज no involuntary unemployment. There is no involuntary unemployment. Involuntary unemployment means मतलब वॉलेंटरी में तो आप अपनी मर्जी से अनएम्प्लॉयड हो, लेकिन इनवॉलेंटरी आप नहीं चाहते तो आपको जॉब मिल रही है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट मीन्स ऑल रिसोर्सेज आर फुली एम्प्लॉयड। अगर इसको हम दूसरी भाषा में बात करें, ऑल रिसोर्सेज आर फुली एम्प्लॉयड। ठीक है, अब देखो, अब हम बताते हैं एक अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। (45 डिग्री AS, ये AD है। ठीक है, AD पे हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है E, अगर ये पॉइंट F है तो मुझे बता सकते हो कि अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम अगर मैं शो करना चाहूँ तो कहाँ आएगा? अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का मतलब तो समझ में आ गया कि क्या होता है या नहीं आया? पहले तो ये बताओ। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम तो समझ में आया? क्या है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम? वो जिस पॉइंट को ना तो ADS फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम तो ये है कि जहाँ पर AD/AS आपस में इक्वल है, मतलब और ऑल रिसोर्सेज आर फुली यूटिलाइज्ड। अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है वेयर ऑल रिसोर्सेज आर नॉट फुली एम्प्लॉयड एंड सम रिसोर्सेज आर रिमेन आइडियल। ठीक है, लिखना चाहे तो लिख लो। अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम शोज where all resources in the economy are not fully employed. In the economy are not fully employed, and economy is at equilibrium at less than the full employment. at equilibrium At less than the full employment. आप बता पाओगे इस डायग्राम में कि कहाँ पर हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट ले रहे हैं और कहाँ पर अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम ले रहे हैं?
सोचो इस डायग्राम को देख के। एक ये वाला पॉइंट है y1, दिस इज अ पॉइंट y, दिस इज अ पॉइंट y1, दिस इज E, दिस इज F, दिस इज G। दिस इज फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब बता पाओगे? अब बता पाओगे? जी पॉइंट। समझे? अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट। समझ में आया अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट? अब ये भी बता दो ये सिचुएशन इन्फ्लेशनरी है डिफ्लेशनरी है, मींस ये एक्सेस डिमांड है या डेफिशिएंट डिमांड है? दिस इज अ सिचुएशन ऑफ डिफ्लेशनरी। सोचो 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 सोचो। दिस इज अ सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशनरी प्रेशर और डिफ्लेशनरी प्रेशर। कोई सा भी नहीं है भाई साहब, ये तो अलग लेवल है। मीट तो कर रहे हैं भाई, है एक तो है। हाँ, इतना ब्लेंडर मत करो यार। मैंने ये बता दिया कोई एक है, बस अब ये बता दो इन्फ्लेशनरी है या डिफ्लेशनरी है? डिफ्लेशनरी, इन्फ्लेशनरी। ये तो गर्ल्स वर्सेस बॉयज चल गया मामला। अच्छा अच्छा ठीक है, सार्थक वर्सेस जपलीन। ओके, बाकी जनता का क्या विचार है? चलो इन्फ्लेशनरी, इधर वाली पार्टी में हो, इन्फ्लेशनरी वाले में अकेला रह गया तू? तो इनसे पूछ तुम्हें क्यों लग रहा है इन्फ्लेशनरी, पूछो इनसे। इनसे तो पूछ इन्फ्लेशनरी क्यों लग रहा है। बताओ भाई, जो इन्फ्लेशनरी बोल रहे हैं मुझे रीजन दो कि व्हाई डू यू थिंक कि दिस इज इन्फ्लेशनरी प्रेशर। अच्छा, तुम साइड चेंज कर ली? अब आप आंसर देने से पहले वैसी स्पीच मत देना। Why are girls more smart than boys? Sometimes boys are also smart. आपने बोला ऐसा बनाया नहीं, क्यों आपने ऐसी स्पीच दी? मतलब sometimes boys are also smart, ऐसा नहीं है। बोल तो रहा आंसर सही है मेरा। अच्छा चलो, मैं सही आंसर बता दूं या तुम अपने रीजंस दोगे? रीजंस का सर आप बता। भेद खोल दूं? नाम चॉइस बताइए, रीजंस पूछो। रीजन बता दो भाई, जनता डिमांड, जनता जवाब चाहती है। ये 30 रीजन। व्हाई इन्फ्लेशनरी प्रेशर? इन्फ्लेशनरी इसलिए हुआ क्योंकि AD इज ग्रेटर देन AS वाला सीन आ रहा है G वाले पॉइंट पे, और क्योंकि वो इक्विलिब्रियम से नीचे वाली साइड पे आ रहा है, which is why इन्फ्लेशनरी एक्सेस डिमांड होना चाहिए। डिफ्लेशनरी का रीजन गंदा ही बोल दे, कई बार गंदी चीजें मिराकल्स कर जाती हैं। बता दे तो कोई चीजें घट रही हैं? दोनों चीजें घट रही है। ये कुछ जान नहीं। हाँ, हो जाएगा उसकी साइड। बस ऐसी डिफिशिएंट डिमांड। बस ऐसे मन अंदर से आवाज आई। अरे यार हमेशा सही है। दिस इज डिफ्लेशनरी क्या?
बुद्धू बच्चों, फुल इक्विलिब्रियम यहाँ पर है ना, फुल एम्प्लॉयमेंट, उस पॉइंट पे देखो एग्रीगेट डिमांड इज लेस एज कंपेयर टू एग्रीगेट सप्लाई। इक्विलिब्रियम हमारा यहाँ पर है, लेकिन अगर फुल एम्प्लॉयमेंट पे कंपेयर करें तो फुल एम्प्लॉयमेंट पर एग्रीगेट डिमांड इज लेस। एग्रीगेट डिमांड कम है ना बच्चा हमारी, ये एक्चुअल है, ये एग्रीगेट डिमांड है। ये हमने कहा कि एक्चुअली में हमने सोचा तो ये था, लेकिन हमारी एग्रीगेट डिमांड इतनी आई। फुल एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए यहाँ तक एग्रीगेट डिमांड को पहुँचाना पड़ेगा हमें, बट एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, ये अगर हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है तो इस पर यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड है, एंड दिस इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई। सो एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, मीन्स हम क्या कह रहे हैं, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन क्या लिखी है आप लोगों ने, पढ़ो जरा एक बार। क्या डेफिनेशन लिखी है, व्हेन ऑल रिसोर्सेज आर नॉट यूटिलाइज्ड, यानी कि आपने सप्लाई जितनी की है वो पूरी यूटिलाइज नहीं हो रही है, दिस इज ओवर स्टॉकिंग। यानी कि अगर इस पॉइंट पे हम बात करें इनकम लेवल, आउटपुट लेवल और एम्प्लॉयमेंट लेवल, तो ये बताओ क्या हमें ऐसा लग रहा है कि इस सिचुएशन में हमारा इनकम लेवल इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, क्या होगा? अब ये भी सोचो जरा कि इस पॉइंट पर इनकम लेवल, एम्प्लॉयमेंट लेवल एंड आउटपुट लेवल डिफ्लेशनरी गैप के प्रेशर में इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, देयर इज नो चांस टू इंक्रीज इन आउटपुट, तो नो इंक्रीज। अंडर एम्प्लॉयमेंट है, ऑलरेडी हमारा एम्प्लॉयमेंट पूरी नहीं यूटिलाइज हो रही है, तो देयर इज नो चांस फॉर इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, नो इंक्रीज। हम कह सकते हैं कोई चेंज नहीं होगा। किस पॉइंट पे बोल रहे हो, जी पे या वो जो मैं ये कह रही हूँ अगर हमारी इकोनॉमी इस सिचुएशन पर बैठी है तो इस सिचुएशन पर क्या होने वाला है, इस सिचुएशन पे ना तो हमारा आउटपुट इंक्रीज होगा ना हमारा एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, इनफैक्ट डिक्रीज भी नहीं होगा, इनमें कोई चेंज ही नहीं होगा। आउटपुट एक बार को डिक्रीज हो सकता है कि हमारा जो स्टॉक है वो क्लियर हो जाए, लेकिन हमारी डिमांड ही नहीं है तो स्टॉक भी क्लियर कहाँ से होगा, बल्कि स्टॉक और बढ़ता जाएगा। आउटपुट में एक्यूमुलेशन ही होगा स्टॉक का, और इनकम में क्या होगा, इनकम लेवल भी डिक्रीज होगा। तो डिफ्लेशनरी प्रेशर वो होता है जहां पर हमें ये लग रहा है कि इकोनॉमी इज नॉट यूटिलाइजिंग ऑल रिसोर्सेज इन फुल एंड एफिशिएंट मैनर, देयरफॉर योर प्रेजेंट आउटपुट इज लाइंग in the economy that is not utilized, your employment level is not fully utilized, your resources are remain idle। ठीक है, अब इसी का अपोजिट डायग्राम हम बनाएं। ये एग्रीगेट सप्लाई, ये एग्रीगेट डिमांड और ये एग्रीगेट डिमांड 1, दिस इज योर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा ना, एंड एट दिस पॉइंट योर एग्रीगेट डिमांड इज मोर एज कंपेयर टू एग्रीगेट सप्लाई। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा इनकम लेवल भी इंक्रीज होगा, हमारा आउटपुट लेवल भी इंक्रीज होगा, हमारा एम्प्लॉयमेंट लेवल भी इंक्रीज होगा। ठीक है, समझ में आए दोनों डायग्राम? तो यहाँ पर ये जो हमारा है, दिस इज योर, दिस गैप इज योर एक्सेस डिमांड, इन्फ्लेशनरी गैप। समझ में आई बात कि ये इन्फ्लेशनरी गैप होगा? क्लियर हुआ इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी गैप का कॉन्सेप्ट?
ठीक है, हमने ये जो हमारे पास है ये इंटेंडेड है, एक्स एंटे, ये एक्सपोस्ट है, एक्चुअल हमने पढ़ा था ना, एक्स एंटे एक्सपोस्ट। तो यहाँ पर ये हमारी एक्स एंटे है और ये हमारी एक्सपोस्ट है। समझ में आई बात, कैसे हम एक्स एंटे और एक्सपोस्ट को यूटिलाइज कर रहे हैं? क्लियर हुआ? दोनों डायग्राम्स बना लो। तो बात ये आती है कि व्हाट आर द कॉजेस एंड इम्पैक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड। मीन्स एक्सेस डिमांड हो, कॉजेस एंड इम्पैक्ट। ठीक है, अगर हम एक्सेस डिमांड की बात करें तो एक्सेस डिमांड क्यों हो रही है? एक्सेस डिमांड का मतलब है लोगों के हाथ में परचेजिंग पावर इज हाई, ठीक है ना, परचेजिंग पावर इज हाई, मनी सप्लाई इज हाई, ये सब हाई है, इसीलिए एक्सेस डिमांड का केस हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि शायद हम लोगों ने डेफिसिट फाइनेंसिंग की हुई है और हमने बहुत करेंसी मार्केट में लॉन्च की हुई है, या प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा हो रहा है। यानी कि प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मीन्स प्राइवेट सेक्टर इज गिविंग हाई रेट वेज रेट, गवर्नमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर इज हाई, पब्लिक गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग मोर सब्सिडीज, गवर्नमेंट इज चार्जिंग लेस टैक्स, गवर्नमेंट इज गिविंग मोर बोनस टू देयर एम्प्लॉयज। तो जो भी गवर्नमेंट की ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट्स है, गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग मोर ऑन ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट्स। तो दीज ऑल आर द कॉजेज ऑफ एक्सेस डिमांड। एंड इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? इसका इम्पैक्ट हुआ राइज इन प्राइसेस, इनइक्वालिटीज होने स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि बहुत पैसा हो जाएगा सबके पास, लेकिन किसी के पास तो बहुत पैसा होगा, किसी के पास नहीं होगा, तो इनइक्वालिटीज ज़्यादा हो जाएंगी। सोशल अनरेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, जैसे ही इनइक्वालिटीज आएंगे सोशल अनरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी आपसे ये बोला जाए कि सोशल इम्पैक्ट क्या हुआ, तो सोशल इम्पैक्ट इज सोशल अनरेस्ट, इकोनॉमिकल इफेक्ट इज इनइक्वालिटीज इन इनकम। ठीक है, इस तरह से आप आंसर करोगे। अब बात ये आती है कि ये तो हमने प्रॉब्लम देख ली कि आखिर प्रॉब्लम है क्या, डिफ्लेशनरी में क्या प्रॉब्लम है, इन्फ्लेशनरी में क्या प्रॉब्लम है, बट अब इन प्रॉब्लम को ठीक भी तो करना है कि नहीं करना? ये चलने दो, मजे करो, करना है ना। तो ठीक करने के लिए वी हैव फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी एंड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। 3 पॉलिसीज हैं, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी हमारे सिलेबस में नहीं है, तो बची 2, फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी हम लोगों ने पूरा कवर किया था जब हमने बैंकिंग वाला चैप्टर किया था। सेंट्रल बैंक में एक फंक्शन था कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, हम उसे रिपीट करेंगे, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कराऊंगी, बट मैं तुम्हें याद दिला रही हूँ, दिमाग पे थोड़ा सा जंग हटा लो अपने। ठीक है, एंड फिस्कल पॉलिसी विच इज़ रिलेटेड टू गवर्नमेंट बजट, दिस इज ऑल इन रिलेशन टू गवर्नमेंट बजट। इसीलिए इस चैप्टर को महा चैप्टर कहा जाता है, बिकॉज ये हर चैप्टर को यूज़ करता है। ठीक है, तो अब हम सारे इसके मेजर्स कर रहे हैं, मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस डिमांड, मेजर्स करेंगे अब हम। ठीक है, एक्सेस डिमांड को ठीक करने के तरीके और डेफिशिएंट डिमांड को ठीक करने के तरीके। क्या करना होगा हमें की पता होनी चाहिए। एक्सेस डिमांड जब भी हो रहा है तो हमें क्या करना है? मनी सप्लाई या परचेजिंग पावर या हम बात करें लेंडिंग कैपेसिटी ऑफ कमर्शियल बैंक डिक्लाइन करनी है, जबकि यहाँ पर मनी सप्लाई परचेजिंग पावर
या लैंडिंग कैपेसिटी क्या करनी है? इंक्रीज करनी है। डेफिशिएंट डिमांड में लोगों की परचेजिंग पावर कम है, उसे इंक्रीज करना है। कमर्शियल बैंक्स की लेंडिंग कैपेसिटी इंक्रीज करनी है, ठीक है, मनी सप्लाई बढ़ाना है, ये मेजर्स हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं मेजर्स में सबसे पहले तुम्हारी फिस्कल पॉलिसीज़ की। फिस्कल पॉलिसी जो कि गवर्नमेंट से रिलेट करती है। फिस्कल पॉलिसी में एक है एक्सपेंडिचर पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी में फर्स्ट आया एक्सपेंडिचर पॉलिसी। बताओ क्या करेंगे एक्सपेंडिचर पॉलिसी में? यहाँ पे पब्लिक एक्सपेंडिचर कम होगा, ज़्यादा होगा, या यहाँ कम होगा, ज़्यादा होगा? सोचो, मैं लिख रही हूँ, आप बताओगे। रिवेन्यू पॉलिसी, नेक्स्ट टैक्सेशन पॉलिसी, बताओ कहाँ क्या इंक्रीज होगा, क्या डिक्रीज होगा? बताओ इस केस में एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा या डिक्रीज? डिक्रीज। वेरी गुड, डिक्रीज। फिर यहाँ क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज। रिवेन्यू पॉलिसी, गवर्नमेंट को अपना रिवेन्यू क्या करना होगा? इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज। इंटेलिजेंट तो हो, बस एग्जाम में पता नहीं कुछ क्या खा कर आते हो। और यहाँ ये दिमाग वहाँ भी चला लिया करो जब टेस्ट देते हो, स्कूल एग्जाम देते हो, पता नहीं वहाँ क्या हो जाता है। टैक्सेशन, टैक्स रेट का क्या करना पड़ेगा? कहाँ पे इंक्रीज? और यहाँ अब हम बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी की। मॉनेटरी पॉलिसी में एक होता है क्वांटिटेटिव मेजर्स, एक होते हैं क्वालिटेटिव मेजर्स। क्या डिफरेंस है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेजर्स में? नहीं, डायरेक्शन और फ्लो से रिलेटेड है कुछ? हिंट दूं? क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में एक है जो कि सारे बैंक्स पे अप्लाई होता है, अप्लाई टू ऑल कमर्शियल बैंक्स, और एक है विच इज़ नॉट अप्लाई टू ऑल कमर्शियल बैंक्स। अब तुम ये बताओ, क्वांटिटेटिव ऑल कमर्शियल बैंक्स पे होता है या क्वालिटेटिव ऑल कमर्शियल बैंक्स पे? बताओ बताओ, मैं नाम लिखती हूँ, शायद तुम्हें कुछ याद आ जाए। बैंकिंग नहीं पढ़ा है। याद आया? अभी भी याद नहीं आया? कैसे बच्चे हो यार तुम लोग। किसी को कुछ नहीं याद आ रहा? अरे मैं वो कुछ नहीं बोल वो क्वालिटेटिव वो होता है ना, जैसे आरबीआई अपने इन्फ्लुएंस के थ्रू करता है, यस।
अच्छा एक मॉरल मैं कुछ सुएशन बोल और ये सब मॉरल सुएशन। तो इनमें से कौन सा है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में जो अप्लाई टू और कमर्शियल बैंक्स है? सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। थोड़ा थोड़ा आ रहा है, निकालो कुछ, तुम भी जोर डालो दिमाग पे, देखो निकल कर आया कुछ तो। ये तो सही है कि क्वालिटेटिव में मॉरल सुएशन और सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल है। अब इसके नाम से भी तुम्हें नहीं याद आ रहा, क्वालिटेटिव सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल है। क्वालिटेटिव कुछ कमर्शियल बैंक क्वांटिटेटिव सारे कमर्शियल। वेरी गुड। Quantitative is applicable to all commercial banks and qualitative is selective credit control which is applicable on selected commercial bank। वो बुक में ढूंढने चला था बेवकूफ। मैम हाफ वे थ्रू मैम क्वेश्चन ही भूल गए हम लोग। हम क्वेश्चन भूल गए। सो गए थे ना सारे, सबको लगा आराम मिल रहा है। अब बैंक रेट और रेपो रेट में डिफरेंस बता दो। बैंक रेट लॉन्ग टर्म होता है, रेपो रेट शॉर्ट टर्म होता है। क्या? बैंक रेट लॉन्ग टर्म पे जो लोन देता है कमर्शियल, और शॉर्ट टर्म होता है रेपो रेट। जो शॉर्ट टर्म होता है उसके साथ कोलेट्रल होती है, बैंक रेट के साथ कोलेट्रल नहीं होती है। ठीक है, दोनों ही रेट इनकम फॉर सेंट्रल बैंक है एंड एक्सपेंस फॉर कमर्शियल बैंक्स हैं। तो अब ये इंक्रीज होगी या डिक्रीज? इंक्रीज होगी या डिक्रीज? इंक्रीज होगी। और ये डिक्रीज होगी। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? उसमें भी क्यों? बस समझ गया मैं। ये इनकम फॉर कमर्शियल बैंक्स है। अब अगर कमर्शियल बैंक्स को सेंट्रल बैंक से ही सफिशिएंट इनकम मिल रही है तो वो लोग बाहर क्यों लेंडिंग करेंगे? ना वो लेंडिंग कम देंगे। तो इसलिए ये भी इंक्रीज ही होगी और डिक्रीज होगी। CRR कैश रिजर्व रेशो, SLR स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशो। तो कैश रिजर्व रेशो और स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशो को अगर हम ऐड करें वी गेट LRR लीगल रिजर्व रेशो। तो ये बताओ CRR और SLR का में क्या डिफरेंस है? सिक्योरिटीज एसेट्स और लायबिलिटीज को जो कमर्शियल बैंक रखती है, और CRR हाँ हाँ बोलो बोलो। CRR RBI के पास होता है ना इन कैश फॉर्म, वैसा कमर्शियल बैंक्स के पास रहता है इन मनी और कैश और काइंड। हाँ बिल्कुल ठीक है। CRR इज द परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट्स और परसेंटेज ऑफ नेट लाइबिलिटीज। कभी भी ये मत लिखना कि पोर्शन ऑफ, परसेंटेज, हमेशा परसेंटेज लिखोगे। परसेंटेज ऑफ नेट लाइबिलिटीज, जो नेट लाइबिलिटीज है वो टोटल डिपॉजिट्स हैं ऑफ commercial banks which is to be kept with central bank is CRR, which is to be kept with themselves is SLR। तो ये इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? इसमें इंक्रीज होगी या डिक्रीज? इंक्रीज नहीं करेंगे। अगर वो इंक्रीज करेंगे तभी तो उनका ज़्यादा परसेंटेज वहाँ चला जाएगा। तो इंक्रीज एंड डिक्रीज। फिर हम कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी का क्वालिटेटिव मेजर्स। उसमें मार्जिन रिक्वायरमेंट, और दूसरा है मॉरल सुएशन। क्या होता है मार्जिन रिक्वायरमेंट्स?
जो लेंडिंग और कोलैटरल के बीच का डिफरेंस होता है ऐसे कुछ था ना, जो लेंडिंग गुड गुड गुड। जो लेंडिंग अमाउंट और कोलैटरल के बीच का जो डिफरेंस होता है वो थोड़ा बेटर। जो RBI लोन लेती है उस जितना वो लोन लेती है वो और जो RBI कोलैटरल जमा करके उनके बीच का जो भी असेट्स है जिसके अगेंस्ट हम लोन ले रहे हैं, उन असेट्स की जो वैल्यू है और जितना उनको लोन मिल रहा है उनके बीच का जो डिफरेंस है, दैट इज़ मार्जिन रिक्वायरमेंट। सपोज आई एम हैविंग असेट ऑफ 40 लाख रुपीज़, 40 लाख रुपीज़ के असेट देके अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट 10% है तो मुझे 36 लाख का लोन मिल जाएगा। ठीक है, तो इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड मार्जिन रिक्वायरमेंट्स इंक्रीज होंगी या डिक्रीज? इंक्रीज। और यहाँ पे अब मॉरल सुएशन, मॉरल सुएशन में क्या हो रहा है कि सेंट्रल बैंक इज परसुएडिंग, ठीक है, रिक्वेस्ट, अपील, एडवाइजेज द कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, यहाँ पर वो लोग लिबरल लैंडिंग के लिए उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर स्ट्रिंजेंट मतलब स्ट्रिक्ट लैंडिंग के लिए कह रहे हैं। यहाँ पे कह रहे हैं लैंडिंग को कम करो, कैसे भी करो। यहाँ कह रहे हैं लैंडिंग बढ़ाओ। ठीक है, गॉट इट। तो इस तरह से दीज आर द मेजर्स which are to be taken for correcting excess demand and deficient demand. Got it? So concept wise this chapter is over. Thank you. So like, share and press the bell button for getting your notifications and comment. ठीक है? Thank you.